जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल से रिवीजन करेंगे क्योंकि पहला वीडियो में मौर्योत्तर काल से शुरुआत हो चुका था और उसमें दो प्रश्न का हम लोग रिवीजन कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से पांच गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो वह कौन राजा था स्वर्ण भूमि का? तो वह बालपुत्र देव था। कौन था? बालपुत्र देव ने 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। इसकी व्याख्या देख चुके हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ प्राचीन भारत के स्थल दिए गए हैं और वर्तमान में किस राज्य में है। मैं बार बार बोलता हूं कि जितने सारे प्राचीन स्थल है उसका वर्तमान में आज अभी जो ट्रेंड चल रहा है इसी तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यह क्वेश्चन जो है 71 बीपीएससी में पूछा गया है। एक तरफ क्या दिया गया है, प्राचीन भारत का स्थल, और दूसरी तरफ वर्तमान में वह किस राज्य में है। तो बात की जाए कि कर्ण स्वर्ण यह किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। अभी वर्तमान में यह किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। प्रयाग ज्योतिष असम का प्राचीन नाम है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिष और कामरूप है। गिरनार है यह गुजरात में है। गिरनार कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। और जो प्रतिष्ठान है यह महाराष्ट्र में है। प्रतिष्ठान कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरातत्वीय और ऐतिहासिक विवरणों में कर्ण स्वर्ण को प्राचीन नगर बताया गया है जिसकी स्थिति वर्तमान मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। यानी कि यह कर्ण स्वर्ण किस राज्य में है, तो यह पश्चिम बंगाल में मानी जाती है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्रयाग ज्योतिष और कामरूप जो है, यह दोनों नामों का प्रयोग प्राचीन असम एवं उसके आसपास के क्षेत्र के लिए किया गया है। गिरनार पर्वत और उससे संबंधित प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल आज के गुजरात राज्य में आते हैं। यानी कि गिरनार कहाँ पे है, तो यह गुजरात राज्य में है। प्रतिष्ठान या पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर अभी वर्तमान में इसका नाम में परिवर्तित किया गया है और इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम औरंगाबाद जिले का नगर है। यानी कि जो यह प्रतिष्ठान है यह संभाजी नगर जिले का एक नगर है। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें रुद्र दामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। किस अभिलेख में, तो जूनागढ़ अभिलेख में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्र दामन प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्र दामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश से डाला है। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास से रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है और इस कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो इसकी मरम्मत रुद्र दामन के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी, रुद्र दामन के द्वारा कराई गई थी। रुद्र दामन प्रथम, इसका शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। रुद्र दामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, कि यह गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा का यह अभिलेख प्रारंभिक संस्कृत अभिलेखों में से एक है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के निर्माण तथा पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक यानी कि बड़े स्तर पे व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो बी में कर्डिफिसस के द्वारा सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर सोने की मुद्रा यानी कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो बी में कर्डिफिसस के द्वारा किया गया था। और जो यह भीम कॉडफिसस है यह किस वंश से संबंधित है या किस स्वराज से संबंधित है, तो यह कुषाण वंश से संबंधित शासक हो जाएगा। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक भीम कॉडफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के किसका सिक्का, तो शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। तो किसके द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, तो सातवाहनों द्वारा, यानी कि सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी की गई थी। ध्यातव्य की सातवाहन राजवंश की स्थापना सीमुक ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है।
कि सातवाहन राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सीमू के द्वारा की गई थी। इनकी वास्तविक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन अवस्थित थी। जो सातवाहन वंश था उसकी राजधानी कहाँ थी? वास्तविक राजधानी तो प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भृत या आंध्र जातीय कहा गया है। किस राजवंश को आंध्र भृत या आंध्र जातीय कहा गया है? तो सातवाहन राजवंश को। नेक्स्ट है शुंग। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद कौरव या कौरवा राजवंश ने भारत पे शासन किया। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो देवभूति। देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। शुंग वंश का अंतिम राजा जो देवभूति था उसे किसने मार डाला? तो वासुदेव के द्वारा उसे मार डाला गया। वासुदेव ने जिसे नवीन राजवंश की नींव डाली वह कौरव या कौरवायन नाम से जाना जाता है। कौरव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वासुदेव के द्वारा की गई थी। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था, यानी कि जो यह कर्ण वंश था यह भी ब्राह्मण वंश था। उसके बाद अगला लेसन है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। किसकी हत्या किया था? तो यह रामगुप्त की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना, यानी कि यह समुद्रगुप्त का क्या था? तो उत्तराधिकारी या पुत्र था। लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। यह जो रामगुप्त शासक था यह योग्य शासक नहीं था, और ये जो शक थे शकों के आक्रमण को यह रोक नहीं पाया, यानी कि उनके सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और यह जो ध्रुव देवी इसकी पत्नी थी उसे उन्हें सौंप दिया था। तो उसके बाद ये रामगुप्त का जो भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी हत्या करके उसकी पत्नी को छुड़ाया और उसी से विवाह कर लिया। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी रचना कौन है? विंसेंट स्मिथ की। तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। यानी कि जो समुद्रगुप्त है इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक हरिसेन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। नेक्स्ट है कि गुप्त सम्राट जिसने हुंडो को पराजित किया था। तो यह जो स्कंद गुप्त ने हुंडो को पराजित किया था। हुंडो को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो स्कंद गुप्त के द्वारा। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में लगभग 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंद गुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए, यानी कि शकों को यह हुनों को यह बुरी तरह पराजित कर दिया। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद पांचवी शताब्दी के अंत तथा छठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुन्नों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। कौन था? शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है और कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक रहा था। कुमार गुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र द्वितीय थी, यानी कि कुमार गुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष से बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। किससे शासकों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया? तो गुप्त शासकों के समय में सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो किस युग में की गई थी? तो यह गुप्तों के युग में की गई थी, यानी कि गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो जो शांति रक्षित ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे। बाकी शीलभद्र, नागार्जुन और कौटिल्य ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ये क्वेश्चन 71 में बीपीएससी में पूछा गया। अधिकतर बुक में हमें शीलभद्र देखने को मिलता है, लेकिन नागार्जुन और कौटिल्य की व्याख्या नहीं दी गई है। तो शीलभद्र तो कंफर्म है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रहे थे। कौटिल्य या चाणक्य, जो कौटिल्य है इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य 4वीं-3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आचार्य तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तथा बिंदुसार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री एवं अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कौटिल्य के द्वारा की गई है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य या कौटिल्य ने अपना क्या क्या बोलते हैं उसे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। परंपरा के अनुसार वे तक्षशिला से संबंध आचार्य थे, जबकि नालंदा महाविहार का सुनियोजित विकास से गुप्त काल में हुआ। किसके काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि किस के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेन सांगे भारत आया था। वेन सांगे कहाँ का यात्री था? तो यह चीनी यात्री था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए यह चीन से भारत आया था। नेक्स्ट है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए क्या कर रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक ये नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो यह जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। और कारण क्या कर रहा है? आर महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। ये भी यानी कि कारण भी सत्य है, लेकिन जो यह कारण दिया गया है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अगर सही की बात की जाए तो दोनों सही है। दोनों ए और आर ए दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर का प्राचीन नाम राजगिरी है। दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्त शासकों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंतिम दशक में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इससे महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे भी दो कथन दिया गया है। पहला कथन कर रहा है कि फायान एक चीनी तीर्थ यात्री था। तो यह कथन सत्य है। जो फायान था यह चीनी तीर्थ यात्री था, जो हर्षवर्धन के शासन के दौरान भारत आया था। यह जो गलत है, क्योंकि जो चीनी यात्री फायान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है कि वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये भी कथन सत्य है। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, ये कथन गलत है। जो वेनसांग था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नहीं बल्कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है। चंद्रगुप्त यहाँ पे होना चाहिए और हर्षवर्धन यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अगर सही कथन की बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन गलत, दोनों कथन गलत है। फायान एक चीनी यात्री था, सही बात है। फायान एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उसने यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया।
चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यह भी चीन का यात्री था। वेनसांग और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। उसने हर्ष द्वारा नालंदा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले कांस्य मठ का वर्णन किया है। उसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के काल में शूद्र कृषि करते थे। उसने अपने वृत्तांत में प्रयागराज या प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। अतः कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान। चीनी यात्री कौन था? तो फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। व्याख्या हम लोग अभी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री कौन था? तो सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो यह जो भारत की यात्रा किया था लगभग 518 से लेकर 521 ईस्वी के बीच में किया था। तो अगर आंसर माना जाए तो ये सही हो जाएगा लगभग, लेकिन बीपीएससी के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर माना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री सुंगयुन ने 518 ईस्वी से लेकर 521 ईस्वी तक के भारत की यात्रा की थी। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित कर वह चीन लौटा। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह जो विशेषता थी यह गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक के गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुमरार सोनपुर सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हार से के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो अगर इसके आंसर की बात की जाए कि भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था उससे भी व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, और जो भड़ोच का भी उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। जो यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह था यह कहाँ पे था? तो यह बंगाल में। और यह ताम्रलिप्ति जो था यह प्रमुख बंदरगाह था जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका यानी कि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह बिदिगु कच्छ या भड़ौच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, यानी कि जो चारों बंदरगाह से भारतीय व्यापार किए जाते थे। नेक्स्ट है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो यह गुप्त वंश के शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम में अनुदान में दिया था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम में अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंपे दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त वंश में या गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वह उपज का छठा भाग था। कितना भाग था? उपज का छठा भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग यानी कि उपज का छठा भाग राजा को कर के रूप में यानी कि टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जो संस्थान से होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग कर अथवा उदंग्र कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कर अथवा उदंग्र कहा जाता था। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वह 1/6 है। कितना है? 1/6 है। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 यानी कि उपज का छठा भाग थी। कितना भाग थी? उपज का छठा भाग थी। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहते कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहते कहा जाता था।
बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो को अपरहत अपरहत भूमि कहा जाता था। अपरहत भूमि कौन होती थी? तो जिस पे खेत बिना जोते ही भूमि को अपरहत कहा जाता था, यानी कि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद यानी कि टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरकोश अमरकोश के अनुसार ये भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो जो उर्वरा भूमि थी यह उपजाऊ भूमि होती थी, यह सतह। जो मरुभूमि थी ये रेगिस्तान वाली भूमि होती थी, ये भी सतह। जो सातबला है यह घास वाली भूमि होती थी, ये भी सतह। और जो देवमातृक है यह वर्षा से संचित भूमि होती थी। देवमातृक के वर्षा से संचित भूमि होती थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। अमरकोश जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो अमर सिंह के द्वारा की गई है। अमरकोश में भूमि के 12 प्रकारों के भूमियों की सूची दी गई है, जिसमें शामिल है जो उर्वर थी वह उपजाऊ भूमि होती थी। उर्वर क्या थी? तो यह उपजाऊ भूमि होती थी। मरुस्थली भूमि को मरु कहा जाता था। ऊसर जो यह बंजर भूमि थी। बंजर भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऊसर। अपरहते पड़ती भूमि को अपरहत कहा जाता था। सादबला या घास वाली भूमि होते थे। पंकिल कीचड़ वाली भूमि को पंकिल कहा जाता था। जल प्राय नुपम या नमी युक्त भूमि होती थी। नमी युक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो जल प्राय नुपम कहा जाता था। कच्छ या जो थी यह दलदली या जल स्रोतों के निकट भूमि होती थी, यानी कि दलदली भूमि को कच्छ कहा जाता था। सरकरा जो था यह चूना पत्थर या कंकड़ युक्त भूमि होती थी। सरकरा यह कंकड़ युक्त भूमि होती थी। सरकरावती बलुआही भूमि को सरकरावती कहा जाता था। नदी मातृ के नदी द्वारा सिंचित भूमि को नदी मातृ कहा जाता था। तथा देव मातृ के वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को देव मातृ के कहा जाता था। अतः उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी विकल्प सुमेलित है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है, यानी कि चारों विकल्प सत्य था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति। कौन सा प्रशस्ति है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसके लेखक हरि सेन है। कौन हो जाएंगे? हरि सेन इसके लेखक हो जाएंगे। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरि सेन था। कौन था? हरि सेन था। जो यह इलाहाबाद प्रशस्ति है इसे प्रयाग प्रशस्ति कभी कहा जाता है। हरि सेन ने इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसी प्रशस्ति में हरि सेन ने स्वयं को संधि विग्रही के कुमारा माते और ये दंड नायक बताया है, जिसका तात्पर्य है कि गुप्त काल में एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय क्षेत्र का शासक है तथा आंध्र भृत्य यानी कि आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। यानी कि इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री शांतिमूल था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री शांतिमूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा परवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिया गया है, चार कथन, और चार कथन को देखते हैं लोग। पहला है कि वह वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो परवर सेन थे ये वकाटक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। नेक्स्ट है उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक के फैला हुआ था। ये भी कथन आपका सत्य है। तीसरा कथन है कि वह अपने पिता बिंदु शक्ति के उत्तराधिकारी बने। ये भी कथन सत्य है, यानी कि परवर सेन के पिता कौन थे? तो बिंदु शक्ति थे। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, यानी कि परवर सेन का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये भी कथन सत्य है, यानी कि इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाकाटा के राजवंश से प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसने भारत के मध्य भाग और दक्षिण में तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर पांचवी शताब्दी के अंत यानी कि छठी शताब्दी की शुरुआत तक के शासन किया। इस वंश का संस्थापक बिंद शक्ति प्रथम था। यानी कि जो वाकाटक के राजवंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिंद शक्ति के द्वारा की गई थी, जिसका उत्तराधिकारी परवर सेन प्रथम था, जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो परवर सेन प्रथम को कहा जाता है।
परवरसेन परवरसेन प्रथम के समय में ही वकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र यानी कि वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र इसमें शामिल है, से लेकर दक्षिण में दक्कन वर्तमान हैदराबाद भी उसके प्रभाव क्षेत्र में शामिल के क्षेत्र तक विस्तृत हो गई। वकाटक के नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही यानी कि परवरसेन ने ही सम्राट की उपाधि धारण की तथा चार अश्वमेध यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया। पुराणों में उसे परवीर कहा गया है। पुराणों में किसे परवीर कहा गया है तो परवरसेन को पुराणों में परवीर कहा गया है। अतः चारों विकल्प सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुंड राजा तोरमार किससे औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था। तो यह प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया था, यानी कि जो ये तोरमार था इससे शासक से हार गया था, तो प्रकाश से धर्मन से यह हार गया था। हुंड राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश से धर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुंडों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इसे दूसरे हुंड आक्रमण का नेता तोरमार था, यानी कि इसे दूसरे हुंड आक्रमण का नेता कौन था तो यानी कि किसके नेतृत्व में किया गया था तो यह तोरमार के नेतृत्व में किया गया था। मध्य भारत के ईरान नामक के स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमार की 2 मोहरें मिली है। तोरमार ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जो यह तोरमार था यह अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था तो मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धन ने राजवंश की स्थापना किसने की। तो जो वर्धन ने वंश थी इस राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। वर्धन ने राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार हर्षचरित यह किसकी रचना है। हर्षचरित तो यह बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक एक व्यक्ति ने थानेश्वर या आस्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। जो हर्षवर्धन था वर्धन वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वाण एक निवासी था। इस क्वेश्चन में भी विवाद है। बहुत लोग इसे उत्तर प्रदेश यानी कि इनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश मानता है और बहुत इतिहासकार इनका जो निवास स्थल है वह बिहार को मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कवि वाण निवासी था तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं यह उत्तर होगा। पाटलिपुत्र दिया गया है लेकिन ये बहुत सारे इतिहासकार पाटलिपुत्र को नहीं मानते हैं। बाणभट्ट के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों के मध्य काफी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकुटा नामक एक गांव में हुआ था। तो प्रीतिकुटा नामक एक गांव में हुआ था। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश में कान्यभुज यानी कि कनौज के समीप प्रीतिकूट एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है चित्रभानु तथा माता का नाम राज देवी था। ये जो तथ्य या सत्य है, यानी कि इनके पिता का नाम क्या था तो चित्रभानु था और इनकी माता का नाम क्या था तो राज देवी था। लेकिन जो जन्म का तथ्य यह इसमें विवाद है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो वेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की गई थी। हर्षवर्धन के समय सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कंठ अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इससे उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चांगआन या चंगन शासकों की राजधानी कहाँ थी तो चांगआन या चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है, यानी कि वेनसांग तो जो पुस्तक है उसे किस नाम से जाना जाता है तो सी युकी कहा जाता है। और यह भारत कब प्रस्थान किया था तो 629 ईस्वी में किया था। कब किया था 629 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 ईस्वी में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे यहाँ के कुलपति तो आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 15 माह यानी कि सवा वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने आचार्य शीलभद्र योगा शास्त्र का अध्ययन किया। शीलभद्र से वेनसांग ने किसका अध्ययन किया योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा,
धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः 642 ईस्वी में नालंदा गया। इस प्रकार वेनसांग की नालंदा में निवास की कुल अवधि दोनों यात्राओं को मिलाकर लगभग 2 वर्ष थी। कितनी थी? लगभग 2 वर्ष थी। नेक्स्ट है कि वेनसांग। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो जब यह उस समय यात्रा किया था भारत का, तो उस समय सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था सूती कपड़ों के लिए। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था उस समय? तो मथुरा था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन हर्षवर्धन का जो शासनकाल रहा था वह 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी था वह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्रों के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वाराणसी। वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। जो यह बाण है, बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए क्या बताया है? तो चिंतामणि भूमि बताया है, और व्यापारियों के लिए क्या बताया है? तो इसे लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कनौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में असम पर शासन किया था। और इस क्वेश्चन में भी यानी कि बहुत सारे बुक में इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, और यह 17वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नगत विकल्पों में हर्ष के समय भास्कर वर्मन ने असम पर शासन किया था। भास्कर वर्मन कामरूप यानी कि असम, जो असम का प्राचीन नाम है वह कामरूप है। भास्कर वर्मन कामरूप में वर्मन ने राजवंश का शासक था। मुकुंद माधव शर्मा की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट असम और असम गेजेटियर के अनुसार भास्कर वर्मन के उपरांत कुछ वर्षों के लिए अवंती वर्मन शासक बना, जिसे साल स्तंभ ने गद्दी से हटाकर सिंहासन ने हथिया लिया। नेक्स्ट है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? यह हर्षवर्धन के बारे में कहा गया है। यह हर्षवर्धन जो था यह बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। और कब? तो 7वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देखते हैं लोग कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत का पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। हर्षवर्धन ने लगभग 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी लगभग 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 41 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट है कि गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो न्याय दर्शन का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? तो न्याय का विकास हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे न्याय दर्शन के? तो इसके संस्थापक गौतम हो जाएंगे। कौन थे? गौतम हो जाएंगे। गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन स्कूल न्याय का विकास हुआ। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है। कौन है न्याय दर्शन के संस्थापक? तो गौतम ऋषि को माना जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान वैध या अवैध हो सकता है। न्याय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान होता है वो वैध अवैध दोनों हो सकता है। वैध ज्ञान को प्रमा और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। वैध ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो प्रमा कहा जाता है, और अवैध ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यह जो व्याख्या है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसकी व्याख्या? तो आर्यभट्ट के द्वारा इसकी व्याख्या किया गया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर ए माना गया है, यानी कि सुश्रुत माना गया है। लेकिन अगर व्याख्या देखेंगे लोग तो व्याख्या में ए इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो गुप्त काल की शुरुआत होती है वह 275 एडी से होती है, और जो सुश्रुत है उनका मान्य काल की बात की जाए तो उनका 1000 बीसी से लगभग 1600 बीसी के करीब माना जाता है।
तो इसकी व्याख्या देखते हैं लोग और व्याख्या से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ए उत्तर मानना है तो आप ए उत्तर करेंगे, नहीं तो घटना चक्र के द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर ये माना गया है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शल्य क्रिया का जनक किसे माना जाता है, तो सुश्रुत को माना जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक, जो सौनक है वह ऋग्वैदिक कालीन ऋषि है। सौनक कौन है, तो यह ऋग्वैदिक कालीन ऋषि हैं। शूद्र के गुप्तकालीन नाटककार थे। शूद्र कौन थे, तो यह गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक दोनों में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना, यानी कि सुश्रुत माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। जो सुश्रुत के मध्यकाल यानी कि 1000 बीसी से 600 बीसी से करीब 1000 वर्ष बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्तकाल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। उसके बाद अगला लेसन आता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। अगला लेसन का नाम क्या है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो आजीविकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया गया। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थाने बनाने की कला का विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर की गुफा आदि गुफा प्रमुख है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार। भारतीय कला में स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जी इनका संबंध बौद्ध धर्म से हो जाएगा। इनका संबंध किससे हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। भारतीय वास्तुकला में स्तूप चैत्य और विहार बौद्ध स्थापत्य के प्रमुख तत्व हैं। स्तूप एक गोलाकार समाधि स्थल है। गोलाकार क्या है, तो यह समाधि स्थल है जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के शारीरिक अवशेषों को रखा गया है। स्तूप पूजा स्थल है। जो स्तूप है यह पूजा स्थल है, किंतु इसमें पूजा कक्ष नहीं होते हैं। चैत्य प्रार्थना कक्ष होते हैं जिसमें पूजा के लिए एक कक्ष और एक स्तूप होता है। इसकी कक्ष में बैठकर बौद्ध भिक्षु पूजा अर्चना करते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है जिसका उपयोग बौद्ध भिक्षु अध्ययन, आराम और ध्यान के लिए किया करते थे। किसके लिए करते थे, तो बौद्ध भिक्षु आराम और ध्यान के लिए करते थे। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में चंदेलों ने सहयोग किया था। किसके द्वारा सहयोग किया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा सहयोग किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 950 से लेकर 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। जो कंदरिया महादेव मंदिर है, या कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि कला की गंधार शैली कौन सी शैली है, तो कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि किसके समय में फली फूली थी, तो कुषाणों के समय में गंधार शैली का विकास हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास प्रमुख रूप से कुषाणों के समय में हुआ। इस कला के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाओं का व्यापक रूप से निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, तो गंधार शैली में। बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वह गंधार शैली में प्राप्त होती है। किस शैली में प्राप्त होती है, तो गंधार शैली में प्राप्त होती है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का, यानी कि बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ।
बी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। यानी कि बी एस अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम कहाँ पे बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, तो मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा सबसे पहले कहाँ बनी थी, तो कौशाम्बी में बनी थी। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने अंतिम उत्तर पत्र के में विकल्प ए को ही सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि बीपीएससी ने गांधार कला को ही सही उत्तर माना। नेक्स्ट है कि झांसी के पास है, कहाँ पे, तो झांसी के पास है देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास है गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है, तो जो यह मूर्तियां है यह गुप्त कला की महत्वपूर्ण अवशेष है। किसकी, तो गुप्त कला की महत्वपूर्ण अवशेष है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। यह कौन सी मंदिर है, तो यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में गढ़वा किले में स्थित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्म पाणि की पेंटिंग स्थित है, तो यह जो पेंटिंग है यह अजंता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, यह अजंता में स्थित है। बोधिसत्व बोधिसत्व पद्म पाणि और लोकितेश्वर की पेंटिंग अजंता में स्थित है। पद्म पाणि की पेंटिंग कहाँ पे स्थित है, तो अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र लगभग पांचवी से छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य का है, जो अजंता की चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेत के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, यानी कि सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। तो जो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख है, इसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित किया गया है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में भानुगुप्त का मंत्री कौन था, तो गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है। जो एरन है यह कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गाँव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो कौन सहयोगी थे, तो चंदेलों ने सहयोग किया था खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के समय यानी कि 950 से लेकर 1050 ईस्वी यह चंदेलों का मुख्य काल है, किंतु इसके पूर्ववर्ती और परवर्ती काल में भी मंदिरों का निर्माण हुआ के बीच बनाए गए हैं। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। जो यह खजुराहो मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और जो यह कंदरिया महादेव मंदिर है ये भी कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारहबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है, तो भारत जावा कला का यह शानदार उदाहरण है। जो बारहबुदुर है यह किसका उदाहरण है, तो भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। बारहबुदुर या बोरोबुदुर इसे बोरोबुदुर भी कहा जाता है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक श्रीलंका शासक कौन है, तो मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो यह समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। और किसने भेजा था, तो श्रीलंका का जो शासक था मेघवर्मन ने भेजा था। किसके पास, तो समुद्रगुप्त के पास से भेजा था।
मेघ वर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन यानी कि श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति भी दे दी। उसके बाद ही अगला लेसन है दक्षिण भारत है, यानी कि दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्यों का शासन था, तो जिसमें चोल है, चालुक्य है, पल्लव है एवं संगम युग है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजयालय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो प्रारंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था, यानी कि किसका सामंत था, तो यह पल्लव का सामंत था। उसने लगभग 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर वर्तमान तंजावुर, इसका नाम क्या है वर्तमान में, तो तंजौर के शैव मंदिर राजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राज प्रथम के काल में हुआ था। जो यह मंदिर है राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो राज प्रथम के द्वारा या इसके काल में किया गया था। नेक्स्ट है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। जो यह चोल काल था यह किस के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था, तो ग्राम पंचायतों के लिए यह सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में ग्राम में स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। नेक्स्ट है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन के लिए प्राचीन काल में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध था वह चोल वंश से प्रसिद्ध था या चोल काल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है। तो जो यह कैलाशनाथ मंदिर है यह पल्लव वंश के द्वारा, यानी कि पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया है और ये कहाँ पे बनाया गया है, तो तमिलनाडु में बनाया गया है। कैलाशनाथ है या कैलाशनाथर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। किस वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो पल्लव वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। तो जो एकाम्बरेश्वरार मंदिर है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवादिदेव महादेव को समर्पित है। किसे समर्पित है, तो यह देवादिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष से पुराना है। इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य मुख्य जो निर्माण कार्य था वह पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। किसके समय में किया गया था, तो पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। उसके बाद ही अगला प्रश्न है तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। तो यह जो मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राज प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। या इस मंदिर को कब बनाया गया था, तो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक चोल शासक कौन था, तो यह राज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि जो यह बृहदेश्वर मंदिर है इस मंदिर का अन्य नाम क्या है, तो इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो द्रविड़ शैली में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी जो थी वह करूर थी। कहाँ पे थी, करूर, या अन्य बुक में कुरूर भी देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर बुक में करूर देखने को मिलता है कि चेर राजवंश की राजधानी जो थी वह करूर थी।
चेर राजवंश ने दक्षिण पश्चिम भाग पर देश शासन किया। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग, यानी कि इन लोगों ने, चेर राजवंश ने वर्तमान जो केरल है और तमिलनाडु के कुछ भाग पे इन लोगों ने शासन किया था। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि जो केरल स्टेट गजेटियर है उसके अनुसार चेरों की राजधानी कहाँ थी, तो वांजी थी, और इसका उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान करूर या कुरउर से भी करते हैं, यानी कि वांजी का ही नाम क्या हो जाएगा, करूर हो जाएगा। जिसे प्रथम चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है वह उदय जीरल या उथिकन चेरल था। कौन था प्रथम चीन चेर राजा, तो यह उदय जीरल या उदिगन चेरल था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख है संगम में साहित्य में नहीं हुआ है। तो जो यह कदम राजवंश है, कदम राजवंश में जो कदम राजवंश था उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। संगम साहित्य में चोल चेर एवं पांडे यानी कि तीन वंशों का चोल थे चेर एवं पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासन ने काल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक के राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, तो कदम है राजवंश का। नेक्स्ट है कि संगम युग में उरई किस लिए विख्यात था, तो जो यह उरई था यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। किसके लिए विख्यात था, तो यह कपास के लिए विख्यात था। तमिलनाडु का कौन सा जगह है, तो तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरई संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरई जो था यह सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में अरगारू नाम से मिलता है, यानी कि जो उरई है इसका नाम में किस नाम से मिलता है, तो अरगारू नाम से मिलता है, और किस पुस्तक में मिलता है, तो पेरीप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक में देखने को मिलता है। इस पुस्तक का जो लेखक है वह अज्ञात है, यानी कि कौन लिखा इस पुस्तक को अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार ये क्या कहलाते हैं, तो जो दक्षिण भारत के मंदिर थे उनके आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोपुरम एक कहा जाता था। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गोपुरम में कहते हैं। पल्लव पांडव और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रहे। पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे। जो मंदिर छोटे होते थे वह किस काल में, तो पांडे काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, आगे चलकर गोपुरम का भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत किया जाने लगा। चोल शासकों ने भव्य मंदिरों के साथ साथ विशाल गोपुरमों का भी निर्माण किया। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए, यानी कि किस राजवंश के द्वारा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे, तो चेर राजवंश के शासकों के द्वारा रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिका मेडू से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक कौन है, फारसी यात्री, तो अब्दुल रज़ाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था, यानी कि भारत एक यात्रा यह किस राजा के शासनकाल में किया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक यह फारस से भारत की यात्रा किया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और ये जो देवराय द्वितीय इनका कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था यह 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत, यानी कि अब्दुल रज़ाक का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो मतला उस सदैन व मज़्म उल बहरीन। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदैन व मज़्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। यह जो नाम है मतला उस सदैन है, इसे शॉर्ट नेम में बहुत सारी बुक में मतला इस साहिन भी देखने को मिलता है। किस नाम से यह पुस्तक है, तो मतला इस साहिन के नाम से इसका यात्रा वृत्तांत है, इसमें पूरा नाम दिया गया है।
उसके बाद अगला लेसन है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भौतिक जगत का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक है, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो महर्षि कणाद इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो इसमें कार्तिकेय के जन्म की कहानी इस पुस्तक में की गई है। जो कुमार संभव है इसमें जो कार्तिक है इनकी जन्म की कहानी का पौराणिक चरित्र किया गया है। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार यानी कि इनका अन्य नाम है कार्तिकेय या स्कंद। अन्य नाम क्या है? तो कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कहानी है। कुमार संभव में किसके जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय की जन्म की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो जो ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसके लेखक विशाख दत्त हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त इस पुस्तक के रचयिता हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना तो विशाख दत्त के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास से मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है कि मेगा अस्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो जो मेगा अस्तनीज पुस्तक है यह कौन है? इंडिका किसकी पुस्तक है? तो यह मेगा अस्तनीज की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। जो यह चंद्रगुप्त मौर्य था यह किसका समकालीन था? तो यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस से अनेसिक्रेटस से अरिस्टोबुलस से तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो जो मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक है उसमें मिलता है। इसके अनुसार ये पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी। इसकी कुल कितनी समितियां होती थी? तो इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कि इस समय मौर्य साम्राज्य में या मौर्य काल में जो कर चोरी करते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है कि इंडिका का लेखक कौन था? यानी कि इंडिका जो यह पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है सूची 2 का मिलान करें और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुने। यानी कि एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उस पुस्तक के लेखक कौन है उसका दिया गया है। तो अगर बात की जाए कि बृहत संहिता यह किसकी पुस्तक है, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक वराहमिहिर हो जाएंगे। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वराहमिहिर। मूसिका मसा या मूसी कॉमन से यह जो पुस्तक है यह अतुला की पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? अतुला की पुस्तक है। राज तरंगिणी है यह कलहन की पुस्तक है। उसी तरह विक्रमांक देवचरित्र यह बिल्हन की पुस्तक है। विक्रमांक देवचरित्र यह किनकी पुस्तक है? तो यह बिल्हन की पुस्तक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है सही सुमेलन इस प्रकार है, यानी कि एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक दिया गया है। तो बृहत संहिता के रचनाकार या लेखक कौन हो जाएंगे? वराहमिहिर इसके लेखक हैं। मूसिका मसा या मूसी कमन से यह अतुला या अतुल की पुस्तक है। राज तरंगिणी यह कलहन की पुस्तक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। विक्रमांक के देवचरित्र यह बिल्हन की पुस्तक है। यह किनकी पुस्तक है? तो यह बिल्हन की पुस्तक है। नेक्स्ट उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ इसमें लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ पुस्तकें दिए गए हैं। तो जो कौटिल्य है यानी कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और ये पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी है। कामंदक की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? कामंदक ने नीतिसार की रचना की है। और कालिदास से कुमार संभव इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कुमार संभव। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे सही सुमेल इस प्रकार है, यानी कि सुमेल किया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है और दूसरी तरफ ये पुस्तकें दी गई हैं। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र है। पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। पाणिनि कौन सी पुस्तक लिखे है? तो अष्टाध्यायी। कामंदक है, कामंदक की पुस्तक का नाम है नीतिसार है। कालिदास की पुस्तक का नाम है कुमार संभव है। कालिदास की पुस्तक का नाम क्या है? तो कुमार संभव है। नेक्स्ट है कि कलहन, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी इनकी पुस्तक का नाम है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। कौन सी पुस्तक में कश्मीर कश्मीर का इतिहास मिलता है? तो विस्तृत रूप से आपका जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर का इतिहास से देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन कलहन ने जयसिंह के शासनकाल में की थी और ये जयसिंह का जो शासनकाल था वह 1128 ईस्वी से लेकर 1149 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। यानी कि जो यह अर्थशास्त्र पुस्तक है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो राजनीति से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अभी हम लोग इसके ऊपर वाले प्रश्न में बात की है लोग कि जो अर्थशास्त्र है यह किससे संबंधित है? तो यह राजनीति से संबंधित है। तो इसका उत्तर की बात की जाए तो इसका उत्तर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास की भी चर्चा इसमें मिलती है और जो राजनीति है उसके साथ है आपका IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा जाता है। तो इसका विदेश नीति यानी कि दोनों उत्तर हो जाएगा। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से की चर्चा अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है और विदेश नीति की भी इसमें चर्चा देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत यानी कि स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। जो यह अर्थशास्त्र है इस पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। यह जो पुस्तक अर्थशास्त्र है इस पुस्तक में राजनीति के नीतियों की पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति के नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। यानी कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य की उसमें मुख्यतः राजनीति के नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस पुस्तक के लेखक के कौटिल्य है। कौन थे? कौटिल्य इस पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के रचनाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो जो महेंद्र वर्मन की रचना का नाम क्या है? मत्स्य विलास प्रश्न। यानी कि यह रचना सही है, यानी कि यह युग में सही है, बाकी जो युग में गलत है। उनकी जो युग में यानी कि कृष्ण देव राय की कौन सी रचना है, भोजदेव की कौन सी रचना है, सोमेश्वर की कौन सी रचना है, उसकी व्याख्या में देखते हैं। सही युग में इस प्रकार है, यानी कि मत्स्य विलास प्रसन्न की रचना किसके द्वारा की गई है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। अमुक्त माल्यद की रचना कृष्ण देव राय ने की थी। समरांग सूत्रधार इसकी रचना राजा भोज के द्वारा की गई थी और जो राजा भोज थे यह परमार वंश से संबंधित थे। मानसून लासे की रचना सोमेश्वर तृतीय के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई थी? सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंस किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है अज्ञात के द्वारा लिखा गया, यानी कि उसका नाम नहीं है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियंस एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इससे जो यह पुस्तक है इसमें रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा। इसने भारत से आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है।
नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह जो इस पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद बरदाई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया, यानी कि पृथ्वीराज रासो में चौहानों को क्या बताया गया कि चौहान कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो नामक ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है कि स्वप्नवासवादिता के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक है, यह जो पुस्तक स्वप्नवासवादिता, इसके लेखक भास है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो भास के द्वारा लिखा गया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक के उपलब्ध हुए हैं। कितने नाटक इनके नाम से उपलब्ध हैं? तो 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्ष 1909 ईस्वी में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। और ये वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया था। इन नाटकों के नाम कौन कौन से है? तो पहला है प्रतिज्ञा योगंद्रायण, स्वप्ने वासवदता, तीसरा है उरुभंगे, चौथा है दूत वाक्यम, पांचवा है प्रश्न रात्रम, छठा है बाल चरित्र, सातवां है दूते घटोत्कच, आठवां है कर्णवारी, नवा है मध्यम वयोगे, और 10वां है प्रतिमा नाटकम, और 11वां है अभिषेक नाटकम, और 12वां है अभिमार्गम, एवं 13वां क्या है? तो चारुदत्तम। ये सब क्या है? तो यह नाटक का नाम है। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देगा कि इन्हें नाटकों की रचनाकार कौन है? जैसे आपका हो गया अभिषेक नाटकम, यह किसकी रचना है? तो यह महाकवि भास की रचना है। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किसे कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास की यह पुस्तक है कुमार संभवम। कुमार संभव में महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है। जो यह कुमार संभव है, इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें से केवल पहले आठ सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म और तारकासुर वध की वृतांत वर्णित है। नेक्स्ट है कि किरातुर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? कौन सी पुस्तक है? तो किरातुर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को भारवी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? भारवी ने यह पुस्तक लिखा है। किरातुर्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी है। कौन है? तो भारवी के द्वारा किरातुर्जुनीय पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इस जो यह पुस्तक है किरातुर्जुनीय, इस पुस्तक की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है उसे स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो यानी कि मिलिंद हो, उस स्रोत का नाम क्या है? मिलिंद हो, जो यह प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है? तो यह मौन है। यानी कि मौन का मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका व्यापारिक मार्गों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। पाली भाषा, यह किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखित इस ग्रंथ में नागसेन एवं हिंद यवन शासक के मीनांडर या मीनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है कि नागसेन एवं हिंद यवन शासक के मीनांडर के बीच जो वार्तालाप है वह किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो वह मिलिंद पन्हो में देखने को मिलता है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो हर्ष चरित्र है यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यानी कि जो यह हर्षचरित है ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो अधिकतर इसमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। यानी कि वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। एक तरफ सूची दिया गया है यानी कि, और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। एक तरफ विद्वानों के नाम है और दूसरी तरफ वह किससे संबंधित है। तो बात किया जाए चरक का संबंध किससे हो जाएगा? तो इनका संबंध चिकित्सा से था। चरक का संबंध किससे था? तो चिकित्सा से था। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से था।
ब्रह्मगुप्त क्या थे? तो यह गणितज्ञ थे। वराहमिहिर का संबंध ज्योतिष से हो जाएगा। इनका संबंध किससे हो जाएगा? ज्योतिष से इनका संबंध हो जाएगा। और विशाखदत्त का संबंध नाटककार से हो जाएगा। यानी कि ये क्या थे? तो एक प्रकार से नाटककार थे। इसका उत्तर की बात किया जाए तो इसका उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा। चरक यानी कि चरक का संबंध किससे हो जाएगा? चरक का संबंध चिकित्सा से हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से हो जाएगा। वराहमिहिर का संबंध ज्योतिष से हो जाएगा। विशाखदत्त का संबंध नाटककार से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? नाटककार से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सारे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो यह नीति सारे पुस्तक है यह कामंदक के द्वारा लिखी गई है। नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कामंदक के द्वारा लिखी गई है। कामंदक द्वारा रचित है नीति सारे 1192 छंदों यानी कि श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। जो यह नीति सार है इसमें कितने श्लोक हैं? तो 1192 श्लोक हैं। जो 34 खंडों यानी कि प्रकरणों 20 से अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। नीति सारे में कितने खंड है? तो 34 खंड है। और इसमें अध्याय कितने हैं? तो 20 अध्याय हैं। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं। राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीति सार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। उसके बाद अगला लेसन है पूर्व मध्यकाल। अगला लेसन का नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्यदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। नान्यदेव का शासनकाल एक 1097 से लेकर 1147 ईस्वी तक रहा था। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। जो नान्यदेव थे वह कर्नाट की राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है या किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक तो हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हरि सिंह देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इसमें 4 कथन दिया गया है और इसमें से पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन कर रहा है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो यह कथन आपका गलत है क्योंकि जो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह बिहार के बांका जिला में नहीं बल्कि वर्तमान में यह भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो वह भागलपुर जिला में स्थित है। दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये भी कथन आपका गलत है क्योंकि यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा कथन है कि बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। ये कथन आपका सत्य है। और चौथा कथन है कि यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये भी कथन आपका सत्य है। यानी कि 3-4 कथन सत्य है और 1-2 जो कथन है वह गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 गलत है। 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थे। यह बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? तो यह भागलपुर जिले में अवस्थित था। इस विद्यालय में बौद्ध धर्म की तंत्रयान शाखा यानी कि ब्रजयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र या कानून यानी कि विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी।
विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल धर्मपाल द्वारा की गई थी। धर्मपाल का जो शासनकाल रहा था वह 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक रहा था। तिब्बती विद्वान लामा लामा तारानाथ के अनुसार 10वीं शताब्दी के आते आते विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी बृहत शिक्षा का केंद्र बन गया था। यानी कि जो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह नालंदा विश्वविद्यालय से भी बड़ा शिक्षा केंद्र यानी कि बृहद स्तर पे शिक्षा का केंद्र बन गया था। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। किस भाषा का? तो मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह कर्नाटक राजवंश के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश यानी कि 11वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नान्यदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। तो जी यह उदंतपुर था, यह कहाँ पे है? तो यह बिहार राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? यह बिहार राज्य में अवस्थित है। जिसे उदंडपुर भी कहा जाता है, यानी कि जो उदंतपुर है इसे उदंडपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उदंतपुर महाविहार या उदंतपुर विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। और जो गोपाल था उससे वह किस वंश से संबंधित था? तो वह पाल वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो यह जो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर के सामान्य धर्मी सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा सिरी भट्टे और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि अगर ऐसे बात की जाए यहाँ से कि सिरी भट्टे और मंसूर बिन अहमद किससे पेशा से संबंधित है? तो इनका संबंध वैद्य यानी कि ये डॉक्टर थे और इन्हें संरक्षण कौन प्रदान किया था? तो जैनुल आबिदीन ने प्रदान किया था। कौन किया था? जैनुल आबिदीन ने प्रदान किया था। इस प्रकार हम लोगों का यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का सारे चैप्टर समाप्त होते हैं और ये इसका हम लोग अब एक वन शॉर्ट वीडियो रिवीजन के माध्यम से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया जाएगा। अब इसके बाद ये मेडाइवल हिस्ट्री शुरुआत किया जाएगा और उसे भी एक वन शॉर्ट वीडियो में पूरा कराएंगे। बहुत सारे दोस्त लोग का मैसेज या कमेंट आ रहा है कि आप एक दिन में एक वीडियो या 2 वीडियो अपलोड कीजिए। वीडियो अपलोड करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जो बैकग्राउंड नॉइस आता है यानी कि बाहर का जो हल्ला सुनाई देता है उसको एडिट करने में टाइम लगता है। वीडियो बनाना तो बहुत आसान है लेकिन जो साउंड एडिट करना होता है और वीडियो एडिट करना होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। वीडियो कम से कम 2 दिन या 3 दिन के बाद एक वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास से।